लेकिन कुरान करीम के पीछे नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। लाहौर में तो सहरी हो गई है, आप जहाँ जहाँ हैं सहरी कर लें, और जिन्होंने अभी करनी है वो अपनी तैयारी पकड़ें, उन्होंने कर ली है। और फिर जाने से पहले काकी जी से बात हो रही थी, उन्हें माइक दे दो। बैठ जाएंगी, उधर ही बैठ जाएंगे, बैठी हुई पीछे आराम से। सर मेरा नाम स्मीना है और मैं लाहौर से ही आई हूँ। एक्चुअली मैं उस वक्त आपको दुआ वाला मैं वैसे मैंने बहुत पहले ना आपको, जब मैं स्टूडेंट थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तब आपको एक इंटरव्यू देखा था। पता नहीं, मुझे ये तो नहीं याद, मुझे आपका नाम भी नहीं पता था। हालांकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे सब भी याद है कि आप इस साइड पे बैठे हुए थे, इस साइड पे कबर्ड थी कोई, और बड़ी सी टेबल आ गई थी, एक बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया था। तो उसमें आपने बताया था कि मुझे खुद एड्स हो गया था, और इस तरह आप बता रहे थे, और बार बार ना बालों में से हाथ फेरते थे। तो मुझे वो मतलब सीन एक याद था कि एक डॉक्टर साहब हैं और उनको एड्स हो गया था, और इस तरह एड्स तो का जरासीम था। एड्स एक फुल ब्लोन एक सिनेरियो होता है जब वो जरासीम पूरे जिस्म पे कब्जा कर लेता है जी, या आपके डिफेंस सिस्टम को या आपके दिफाई निज़ाम को, आपके जो भी आपके अंदर की फ़ौज होती है उसको उड़ा देता है या काबू कर लेता है। तो फिर बहुत सी बीमारियां इकट्ठी हमलावर होती हैं। जो जो आपकी अपनी खून की ताकत या खून के अंदर जो फ़ौज आर्मी जो कुछ होती है वो जो जो उड़ती जाती है, कम होती जाती है। तो आपके अपने जिस्म के अंदर ही जरासीम होते हैं जो वैसे आपके फ़ायदे के लिए रब ने वो सारा निज़ाम एक चला रहे होते हैं। आम लोग इस बात को नहीं जानते, साइंसदान जिनको समझ आती है वो इसको उस तरह बोलते नहीं हैं कि फिर उस रब की हिकमत बयान करनी पड़ती है जिसने बनाया। तो वो आपके लिए ऐसी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां भी एक आपके लिए एक अज़ाब बन जाती हैं। तो उस सारे को अगर वो शुरू हो जाए प्रोसेस, फिर उसे कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड या इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो वो HIV वायरस जो है वो, या यूँ कह लो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो उसकी आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, वो वायरस उस खातून के जिस्म में था मरीज़ा के, और उसके जिस्म में दूसरे भी जरासीम थे क्योंकि वो कुछ नशे के टीके शीके लगाती थी जो भी उसकी लाइफ थी। तो अब वो खुद एड्स के हालत में आई, और लेकिन पता नहीं था, हिस्ट्री नहीं थी, खुद भी बेहोश थी और वो जो भी था। तो वो नीडल प्रिक इंजरी उसे कहते हैं, दुनिया में हो जाती है। डॉक्टर्स जो भी काम करते हैं, नर्सिस को हो जाती है, बड़ा एक है मसला, वो हो गई। और वो जरासीम मेरे जिस्म में पॉजिटिव आने शुरू हो गए। अब उसके साथ जो खौफ और जो आने वाला वक़्त और मेरा अपना इल्म, वही मुझे तो किसी ने नहीं बताना। ठीक है, कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं बड़े आराम से कहते हैं डॉक्टर साहब है किसी ने क्या मेरे यार टेस्ट कोई कराया सी, मैं वीज़े नहीं चल रहा सा, तो वो हटा कटा बंदा होता है या बंदी होती है, वो कहते कि जी हम बाहर जाने लगे थे तो वो टेस्ट कराए तो पता नहीं ये कोई टेस्ट पॉजिटिव, वो कहते हैं अपने डॉक्टर के पास जाएँ, पर आराम से बैठे होते हैं। अब वो टेस्ट देखो तो वो HIV का या C वायरस है या B वायरस है। अब उन्हें चूँकि पता नहीं होता तो वो साथ लगे होते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं, बड़ी खुशी होती है मैं तो हट्टा कट्टा, उन्हें नहीं पता। तो ला इल्मी उनके लिए फ़िलहाल एक ब्लेसिंग ही होती है। लेकिन मेरा तो डॉक्टरी का इल्म अपना था, और मेरे लिए अब वो जो अगर कोई 5 साल को होना था या 2 साल बाद होना था या 10 साल बाद होना था, मुझे तो वो मौत नज़र आ रही थी सामने। और एक जरासीम जो है वो फिर भी ये हो या तो या तीनों जरासीम, तीनों का इलाज नहीं था। और एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मैंने बताया ना कि मैं जब डॉक्टर बना तो मैं कोई बहुत शौक़ से डॉक्टर नहीं बना था। मैं अस्पतालों से मेरी कोई बस मुझे अच्छा नहीं लगता था, या मेरे लिए वहाँ तबीयत ख़राब होती थी, या मुझे लगता था कि इन लोगों, बहुत मजबूर लोग आते थे जो सरकारी हॉस्पिटल्स में उस वक्त ज़्यादातर मैंने देखे थे, वाले साहब की डेथ हुई जब, तो वहाँ एक आम बंदा जाता है तो उसको गेट पे रोका जा रहा है, उसकी बदतमीज़ी हो रही है उसके साथ, अटेंडेंट को रहने नहीं दे रहे। मैंने एज ए अटेंडेंट लाइफ गुजारी थी, एज ए पेशेंट लाइफ वहाँ देखी थी।
तो मुझे वो कुछ अजीब सा लगता था और मैं इंतहाई पुट ऑफ होता था। मतलब बचपन से मैं ये दुआएं मांगता था छोटी सी उम्र में, कभी घर वालों के साथ किसी की तीमारदारी के लिए, किसी अपने बहन भाई की बीमारी के लिए, अम्मी की खातिर अस्पताल गए, तो मैं दुआएं मांगता था कि या अल्लाह कभी किसी को ना सरकारी दफ्तरों में जाना पड़े और ना किसी अस्पताल में कभी किसी को लेके जा। फैमिली फन्ने खां थी तो थाने छाने का तो पता नहीं था मुझे, या बड़े फ़ख्र से कहते थे हम कभी थाने गई नहीं है। लेकिन ये 2 जगहें होती थी। दफ्तरों का अबू की डेथ पे पता चला जब उनका पेंशन केस हो थोड़ा बहुत, हालांकि वो भी जिन भाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ जनरल साहब का, तो वो उस वक़्त ज़िया साहब का मार्शल आया था एंड ही वाज सर्विंग, लेफ्टिनेंट कर्नल थे शायद, या मेजर या कर्नल थे। तो बहरहाल वो उन्होंने और भजन वसी, ये बच्चे के जो दादा हैं वो वकील साहब, तो इन लोगों ने वो डील किया और मामू मेरे थे। मुझे तो इतना जाना नहीं पड़ा, लेकिन वो जो थोड़ा सा भी जाना पड़ता था, ये कह देते थे कि यार ये इतने दिन बाद जाके पता कर लेना या ले आना। तो वहाँ जो वकीलों, वो क्या क्लर्क्स का और ऑफिसर्स की भी जो हैसल थी, और वो फाइल आगे चल ही नहीं रही है, फाइल उसके पास पड़ी हुई है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा या सारा। तो मैं एपरेंटली किसी को तंग नहीं करता था। मुझे ये होता था मैं नहीं तंग करता तो किसी को भी तंग नहीं, सारों को ऐसा होना चाहिए। तो मुझे वो समझ नहीं आती थी कि इसकी फ़ाइल पे, यानी टेबल पे फ़ाइल पड़ी हुई है, कभी ये कहता है नहीं, कभी कहता है कल आना, कभी ये उठ के चला, ये बात क्यों, मुझे मेरी फ़ाइल दे मैं आगे जाऊँ। तो वो दफ्तरों के जो कुतखाने थे, जो मुझे बाद में समझ आई कि वो कुछ और मांग रहे होते थे, तो मुझे उसकी समझ नहीं आती थी। या मेरे नज़दीक मेरी इस्लामियात बड़ी पक्की थी, रिश्वत खानी नहीं, देनी नहीं, फलानी नहीं। तो जेब में पैसे भी नहीं, अम्मी ने भी नहीं ये सोचा होता था कि वहाँ जाके कोई पहिए लगाने हैं फ़ाइल को। तो अल्लाह ने कोई हेल्प की कि वो बहरहाल भाईजान ही कहीं आते थे बीच में, शायद खारियाँ पोस्टेड थे, वो आते थे बीच में लाहौर आके वो डील करते थे। बाकी भजन वसी खुद ये वकील थे, डाढ़े थे। उधर से मामू फैसलाबाद से कभी कभी आते थे, कुछ उन्होंने चीज़ें देखनी, इस तरह मिल मिला के वो चला। लेकिन बीच में अगर कभी मुझे जाना ही पड़ता था, अदरवाइज़ मेरे एल्डर्स ने बिल्कुल बच्चों हमें, यानी हालांकि मैं मैट्रिक में था, तो फूलों की तरह ही रखा, और मेरी माँ ने भी नहीं हमारे तक वो चीज़ आने दी। उन्होंने सारा कुछ खुद ही, ज़िंदगी जो अगले 45 साल हैं, आज भी मैं तो उन्हीं की छत्र छाया में हूँ। तो स्टिल वो जो एक्सपीरियंस था ये दफ्तरों का, एक उससे मैं अल्लाह से दुआएं मांगता था कि किसी को भी इधर आना ना पड़े, और एक मैं दुआ मांगता था अस्पतालों की। लेकिन माँ जी की बस सोच थी कि डॉक्टर बनाना है, तो उन्होंने पहली बार FSC में मैंने मार्क्स में पढ़ा ही नहीं, मैं शौक ही नहीं था। ऊपर से ताज़ा ताज़ा अब्बा की डेथ हुई थी, फर्स्ट डिव मामू ने गुस्से में कहा था कि तुम फर्स्ट डिव नहीं ले रहे, वो मैंने लेके दे दी, ये ले। तो प्रोफेसर मेरे जो टीचर थे मैट्रिक वाले और मामू, ये दोनों हैरान ये कहें कि अगर ये हर पेपर से एक दिन पहले पढ़ के और ये इतने नंबर ले गया है, तो अभी उन्हें ये नहीं पता था कि मैं बैठ के पेपर की मार्किंग करता था कि इसमें से अब 60 नंबर आ जाएंगे, 4 सवालों में से 60 बन जाएंगे, 80 नंबरों में से 60 बन जाएंगे। तो आज किसका मैच है, आज फलाने का टीवी पे मैच है, उठो तो चलो, या आपस में मैच है तो चलो, बस ठीक है 60 नंबर फर्स्ट डिव लेके दें, वो मैं ले ली। लेकिन FSC भी बस ऐसे ही की। माँ जी ने पीछे पढ़ के खैर वो मार्क्स इम्प्रूव किए, तो पता नहीं उस साल क्या हुआ, सारों की मार्क्स कम आए, साढ़े कुछ ज़्यादा आ गए, दाखिला हो गया। फिर भी मैं आर्मी में जाना चाहता था, और ISB वालों की तरफ से लेटर आ गया कि आ जाओ भाजी। उधर से क्रिकेट टीम में भी जाने का शौक़ था। माँ जी ने दोनों ही वर्के पाड़ते, सेम डे पे तीनों लेटर जो है ना कॉल्स आ रही, बल्ला भी तोड़ दिया और कहा कि मेडिकल कॉलेज जाओ। मेडिकल कॉलेज चले गए, वहाँ मुझे आज तक याद है डॉक्टर तहमासब में फौत हो गए हैं, उनकी अगर फैमिली फैसलाबाद सुन रही होगी कोई भी, तो वो आर्मी से ही शायद उधर आ गए हुए थे। उन्होंने बड़ा मुझे पिट्टो कुटा, उन्होंने कहा जा यार डॉक्टरी छाड़ परे, तू चला जा। मैंने वहाँ बताया ना कि ये मेरा लेटर मामा ने फाड़ दिया और इस तरह का बेबी था, मैं तो आप लोगों के पास आना नहीं चाहता। तो मेडिकल कॉलेज पहला देने हो इंटरव्यू कर तो ना नहीं कह रहा कि मैं आना गुना को नहीं, मैं नहीं करना है, लेकिन मेरी माँ कहती है तो मैं आ गया। तो इस चक्कर में डॉक्टरी भी कर ली 5 साल, अल्लाह से यही वादे करते करते, हर एग्ज़ाम से पहले यही कहना, जिस तरह वो कह रही थी अभी बच्ची के मैं फ्रीज़ कराना है अपना और वो सारा। तो एनुअल तो देता ही नहीं था, तो सप्ली में मजबूरन जाता था कि अम्मी को पता चल जाएगा इसने एनुअल नहीं दिया, तो फिर सप्ली में चला जाता था। तो वो दे दू आता था इसी तरह 2-3 चैप्टर पढ़ के कि बस पास हो जाओ। वाइवे में अपने आप को बड़ा माहिर समझता था,
कि पहला क्वेश्चन पूछने दूंगा उसको, उसके बाद बात घुमा के बाल डाल लूँगा, तो घुमा के मुँह के जो मुझे आते हैं मैं उधर ही ले आना, और ये कर लेता था मैं, पता नहीं अल्लाह। वो हालांकि वो हंसते होंगे, सीनियर्स थे, उन्हें पता था। अब हमें पता है, अब जब हम वाइवा लेते हैं तो हमें पता होता है कि हम फाइनल ईयर वालों को या इन बच्चों को जो अंडर ग्रेड्स होते हैं, हम तो उन्हें पास ही करना चाहते हैं, तो उन्हें जो भी आता है देखते हैं, इसने पढ़ा है कुछ ही है, वो एप्टीट्यूड देखनी है वो सारा। तो बहरहाल इस तरह डॉक्टरी कर ली थी। तो हाउस जॉब जब मिली वो भी मैंने जान के 8 से 2 वाला डिपार्टमेंट लिया कि 2 बजे के बाद घर और क्रिकेट। तो पागलपन था क्रिकेट की, शौक। वो साथ हमारे घर के साथ ही मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे डॉक्टर ज़हीरुल्लाह कुरैशी, प्रोफेसर साहब बच्चों के, उस वक्त अभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे शायद। नेक्स्ट डोर नेबर थे, उन्होंने अम्मी को एक दिन कहा कि ये इसने हाउस जॉब नहीं शुरू की, ये शाम को क्रिकेट खेल रहा होता है इधर। अम्मी ने कहा तो रोज़ 2 बजे करके आ जाता है। तो उन्होंने मुझे रोक के पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुमने किस डिपार्टमेंट में हाउस जॉब ली है? तो मैंने कहा जी रेडियोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह में। कहते क्यों तुम्हारा तुम क्यों नहीं गए मेडिसिन सर्जरी में? मैं कहा सर मैंने CSS की तैयारी करनी है। वो मेरी शक्ल देख रहे थे इस तरह करके कि इसके अब्बा भी फौत हुए हैं, वो बड़ा हमें ऑब्ज़र्व करते थे, अच्छे हमसाए थे, हैं बल्कि हयात हैं, तो उस्तादों में से हैं। तो मुझे उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हाउस जॉब मेडिसिन सर्जरी में कर लो और उसके बाद जाओ CSS करो, जो मर्ज़ी करो, हाउस जॉब मेडिसिन सर्जरी में करो। मैं कहा सर अब तो हाउस जॉब शुरू हो गई है, मुझे कोई देगा नहीं, मैं इधर आ गया हूँ, मेरिट है ये वो। कहते हैं मैंने खुद देखा था, तुम्हारा मेरिट है, तुम्हारा बन सकता है, तो इतनी सीट्स हैं और तुम पता नहीं मेरिट में 67 हो और 70 सीट्स हैं कि पता नहीं क्या है, तो तुम सुबह सर्जरी में जाओ। और मसूद रशीद साहब असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनके दोस्त। मैंने कहा तुम मसूद को मिलो, गर्देई साहब की वार्ड, मतलब प्रिंसिपल की वार्ड, तो उधर जाओ और मैं उसे कहता हूँ और तुम ना देखो कोई लड़का अमरीकी एग्ज़ाम देना चाहता है, वो नहीं लड़के उन्होंने नहीं करनी, उसके साथ चले जाओ। ऐसे ही उन्होंने कैजुअल सी बात की। वो मैंने कहा उधर से किसने आना है, वो टॉप मेरिट वाली वार्ड थी। मुझे अभी तक याद है किस्मत आपको लेके जाती है। तो मैं सुबह कॉलेज गया हूँ, तो वो काशिफ रशीद आई थिंक नाम था, बहुत मोटू हमारा क्लास फेलो, उसके बाद कोई मिला नहीं मुझे, अमेरिका चला गया। वो मुझे कॉलेज मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज इसी हॉस्पिटल में मुझे मिला और मुझे कहता है कि जावेद वो तुमने रेडियोलॉजी में उस जॉब की है? मैंने कहा कहते यार मैं वो सर्जरी में कर, लेकिन मैंने ना स्टेप्स देने हैं अमेरिकन, ऐसे ही मुझे कह रहा है। तो अगर हम स्विच कर लें म्यूचुअल एक्सचेंज, मैं कहता हूँ कि मैंने उधर आना है, उधर आना है। मैं कहा इसको ज़हीर साहब ने भेजा है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तो मैंने कहा तुम्हारे प्रिंसिपल साहब मानेंगे? कहता है प्रिंसिपल साहब आजकल छुट्टी पे हैं, तो वो रिटायर हो रहे थे, 1-2 महीने ही रहते थे, प्रोफेसर जावेद गर्देई साहब के वाले साहब, बड़े गर्देई साहब। तो मुझे कहता है कि वो उनसे फ़िलहाल, और वसीम साहब एसोसिएट प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि वो भी छुट्टी पे हैं, तो ये AP हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये तो पक्की साजिश है, ट्रैप किया गया मुझे। तो मैंने कहा मसूद साहब को जाके मैं औखे शौखे जवाब देता हूँ, वो खुद कह देंगे है नहीं चाहिए। मैं वहाँ गया तो वो ज़हीर साहब ने शायद भी उनसे बात ही नहीं की हुई थी, लेकिन मैं गया तो वो काशिफ ने बात की। उसने कहा सर मैं स्विच करना चाहता हूँ। यानी कि क्यों करना चाहते हो तुम? वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, बड़े स्लो सर्जन थे, लेकिन बड़ी फाइन सर्जरी करते थे, अभी भी हयात हैं। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे, उन्हें नहीं याद था मैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये उनकी कोई रिलेटिव थी, वो बाहर से फ़ोन कर रही थी, मुझे कहते वो आप फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे, तो उनकी बात सुन लें। फिर मैंने उन्हें बताया, मैं कि सर मैं आपके साथ हाउस जॉब की हुई है। तो मुझे कहते हैं कि तुम इधर आना है, तुम रेडियोलॉजी में, उनका ख्याल था मेरिट मेरा कम होगा ना, तो ये टॉप वार्ड में आ रहा है। मुझे कहते हैं तो तुम्हारा मेरिट कौन सा? मैंने कहा जी 66 था या 67, 300-400 की क्लास में से, मेडिसिन और सर्जरी की मिला के शायद 70-80 सीटें थी। तो वो मुझे कहते हैं तुम पहले क्यों नहीं इधर आए? तो मैं क्या, मैंने सर CSS देना था, लेकिन अब वो ज़हीरुल्लाह कुरैशी साहब साथ में, उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इन्हें पता चलता है कि नहीं, ये एकदम ठिठकते हैं कि नहीं कि अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तुमने इधर आना है, तुमने उधर जाना है, तुमने स्टेप देने हैं, तुमने पहले ही उधर जाना था। उन्होंने साइन कर दी एप्लीकेशन। मैं ज़हीर साहब के पास गया, कहते हैं कोई लड़का मिला? मैं कहा जी साइन हो गए, साथ में देखूँ कि इन्होंने फ़ोन किया है। कहते हैं मैं मसूद में कहना ज़रा ध्यान करें, पता नहीं उन्होंने क्या फ़ोन किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो हाउस जॉब सर्जरी की शुरू हो गई। उस ज़माने में डॉक्टर्स थोड़े होते थे, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा बेड्स होते थे। तो मुझे याद है पहली रात थी, तो मेरी अकेले की ड्यूटी लग गई। आया भी 10-15 दिन बाद था, यानी हाउस जॉब शुरू हुई थी। तो पुराने ज़रा घाक को जिन्होंने काम कर लिए वो चीते बन गए थे, जो मेरा बैच था, उन्होंने जान के रात को खुद सो गए और मुझे कहा भाजी तुसी ड्यूटी करो।
मुझे वो भी आज तक याद है, सिस्टर मुसरत थी, पता नहीं अब वो शादी होकर जर्मनी चले गई थी। उन्होंने मुझे, बड़ी अच्छी स्टाफ थी, लेकिन हम नए नए डॉक्टर फने खां, ऊपर से इस्लामियात बड़ी मेरे मोंडे पे चढ़ी होती थी, और पिंड दियाँ कुड़ियाँ, यानी कुड़ी नूं औरत, वो मैं उनसे पूछूं कुछ ना, खुद जाऊं भागा भागा जाऊं। मरीज़ों को भी पता चल गया डॉक्टर मतलब इतना अच्छा डॉक्टर है, बुलाओ तो भागा आता है। मेरी जान पे बनी हुई 52 बेड की सर्जरी वार्ड होती थी, और पोस्ट ऑपरेटिव नाइट, उसमें हर मरीज़ 30-35 की लिस्ट कर मारते थे। वो देई साहब का यूनिट बहुत फास्ट सर्जन थे वो चारों। तो मुझे याद है कि मैं परेशान भागा फिरूँ, जिस मरीज़ के पास जो वो दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगाना तो ठीक ही था पेन किलर। तो मैं वो लगवा रहा आके उसको कहूँ सिस्टर को, सिस्टर उसको ये लगा दें। वो कहें अच्छा ठीक है, ये लगा दें, ठीक है। उसने कहा आप ना ऑर्डर्स लिखा करें और ला के मुझे दे दिया करें। और आराम से फाइल बैठी चाय पी रही है, ना उठ रही है ना कुछ कर रही है, बड़ी मुझे तब। तो खैर मुझे याद है कि वो 4-5 बजे तक मैंने बहुत दौड़ें लगाई। उसमें एक अटेंडेंट ने आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब वो ड्रिप बंद हो गई है। पहले मैं कहने लगा कि ये सिस्टर का काम है, वो करे। फिर मेरी ईगो ने गवारा नहीं किया कि साहिल मेरे पास आया और मैं सिस्टर की हेल्प लूँ या कुछ। अब वो मुझे कह रहा है सारा 1 मिनट देखियो, अब भाई नूं दर्द हो रही, मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्द होंगी है। मैंने यूँ देखा तो वो सिस्टर आराम से चाय पी लो। मैं 2 बार कहा था चाय पी लो, मैंने कहा नहीं, जान के मुझे फंसा रही है। तो शरीफ बच्चा था मैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं फंसता था। तो बहुत कोई ज़िद करे तो फिर भी मैं मतलब अम्मी को बता देता कि अम्मी मैंने नहीं कहा था, वो कह रही थी। तो मैं वो चला गया, वहाँ गया तो दुनिया का इतना बड़ा मसला, ड्रिप बंद। अब मुझे तो चलानी नहीं आती थी, मैं बथेरा उसको आगे पीछे किया, वो चले ही ना, कतरे गिरे ही ना। उधर से बाबा चीखे, वाह आओ ओ भाई। मैं कहूँ यार इसको क्या हो रहा है, वो पेन होती है। अब मैं वापस आया, अपने सींग सूंग उतारे, किंगरे शिंगरे तोड़े, और बड़े वो, मैं क्या सिस्टर कहती जी चाय पीनी है। बड़ी शरारती थी, मुझे नहीं पता था। मैं क्या सिस्टर ड्रिप नहीं चल रही, चलाएं। मैं वो नहीं चल रही, बाबे को दर्द होती है। ओए दर्द होती है यार, की माई गई है, की तंग कर दी मैंने। तो मुझे कहती हैं अच्छा आए इधर। मैं बैठने लगा, कहती बैठे नहीं, मेरे साथ आए। मुझे साथ लेके गई। आप में से जो हाउस जॉब कर रहे हैं, जो सुन रहे हो, आपको तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमारे दौर ये सिस्टर्स जो थी, कहता मैं सिस्टर ही था या समझता था, लेकिन उन्होंने बाद में माना कि ये कहता है तो सही कहता है। लेकिन बला होती थी इनके साथ काम करना। इत्तेफाक में सिस्टर परवीन, और मुझे याद आ गई हैं सिस्टर फरदौस, आईसीयू की सिस्टर्स बड़ी, डाडी शमीम। खैर तो अच्छी सिस्टर हो ना, तो छोटा मोटा डॉक्टर तो कोई चीज़ नहीं होता, उसे सीखना पड़ता है उनसे। पुरानी एक्सपीरियंस जो टीचर होती थी, अब तो वो ट्रेनिंग नहीं है। तो मुझे ले जा के उन्होंने, तो मुझे कहती हैं इस तरह देखिए ऐसे करें। 1 मिनट में ड्रिप चल गई। बाबे ने थोड़ा सा आ किया, मैंने कहा आराम ना बह। बाबा भी नाल ही केस उठ गया। बंद क्यों की थी पहले? उस वक्त तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा चलते बंद ही हो, कहता बाथरूम जाना सी तो असी बंद की थी। मैंने इन्हों इस तरह कराया करो, ऐसे उससे भी उसने, खैर वो आ गया। चाय पीनी पड़ी मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा एम ही नहीं भागे जाते, ये सारों के ऑपरेशन हुए, इन्हें दर्द ही होनी है, इन्हें टीके मैंने लगा दिए हुए। फिर भी इन्होंने बाबिया माइया नींदर तो आती कोई नहीं। उतों ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਹਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁੜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ उन्होंने मुझे छेड़खानी शुरू की। तो मैंने कहा यार नमाज़ पढ़ ली है, फजर का टाइम हो गया। उस वक्त भी 2-3 अटेंडेंट पीछे पीछे ही थे। वो भा जी अब्बा जी दर्द ठीक नहीं हुई। मैं क्या टीका और कहता किन्ने को टीके लाने जे। तो मैं कहा यार मैं फिर दुआ करना। मेरी भी थोड़ी सी चाय पी के हिस्स जागी कि यार एडा भी मैं वार्ड सिर पे चुके है, लेकिन दिल में मुझे यही डर। और उन तीनों पे मुझे आज जो जनरल हॉस्पिटल का मेरा ख्याल न्यूरोलॉजी का हेड है प्रोफेसर मोहसिन ज़हीर, तो ये मेरा दोस्त था, क्लास फेलो था और बैचमेट था उस जॉब का। तो मोहसिन, मैं और नसीम चला गया हुआ उधर, वो साउथ पंजाब का था। और चौथा जाहिद। जाहिद बड़ा बीबा बंदा था, वो मेरे ख्याल कनाडा या अमेरिका चला गया हुआ। जाहिद गोरा चिट्टा सा पतलू सा। और 5वें साहब जो थे वो सैयद बादशाह थे आबिद।
तो उसने बैच ही दूसरा था, वो वैसे ही बीच में आके ना, तो ये इन्होंने गिटमिट की, मुझे कुछ समझ नहीं, बाद में पता चला कि उनका ये मदद है कि आज तुझ तरह आमना समो तो बकरा है, समझ तो मुझे बाद में आई। तो हाफिज़ साहब सैयद बादशाह थे, ये दोस्ती यारी कुछ देर बैठे भी रहे ये लोग, ये आराम से, फिर सो सा गए थे, वो चला गया। अब मैं आया तो ये तीनों सो रहे, मुझे गुस्सा बड़ा, लेकिन मैं सोने लगा कि मैं भी अब लेट जो इन्हें जगा देता हूँ कि यार देख लेना। तो मुझे हो कि नहीं वो फ़लाँ पेशेंट, तो मैं फिर मसल्ला बिछाया, अल्लाह मियाँ कहा कि या अल्लाह तुझे पता है मैं तो CSS की तैयारी कर रहा था, मैंने तो 5 साल इतना पढ़ा नहीं, शायद मुझे सही नहीं आता किसी बाबे की, किसी मरीज़ की जान ना चली जाए मेरी वजह से, और या किसी की कोई तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो, मुझे यही आता है, तो अब सारी वार्ड तेरे वाले। और अच्छा 1 मिनट, तो अल्लाह मियाँ ये आपने हर मर्ज़ की शिफा नाज़िल की है, तो आप मुझे बता दें मैं मुफ्त बांटूँगा। ये मैंने बड़ी और बड़ा, मेरी वो अल्लाह मियाँ के साथ ऐसे जैसे कोई बात हो रही होती है, वो दुआ मैं करता रहा। हाउस जॉब पहले 6 महीने, फिर मेडिसिन की हाउस जॉब शुरू हो गई, फिर CSS की तैयारी शुरू की। तो वो दोस्त एक था, उसने अम्मी को आगे शिकायत लगा दी, तो इत्तेफाक में नौकरी शुरू हो गई। वहाँ CPR सीखने के चक्कर में कहा कि चलो 2 महीने कर ही लेते हैं, ये इन्होंने बंदा कैसे बचाया, जान कैसे बचाई है, ये सीखने के चक्कर में मुझे पता नहीं चला कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं सिखाने वालों में आ गया, पता नहीं क्या चक्कर था, और फिर वो काम चल शुरू हो गया। लेकिन वो दुआ मेरे साथ रही। और इत्तेफाक हॉस्पिटल के वो दौर जो मेरी प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा, प्रोफेसर यूनुस शेख, फिर डॉक्टर कयूम खान साहब आ गए थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर यूनुस शेख दागरी के रहमत करे, फौत हो गए, मेरे साथ थे। डॉक्टर मुदस्सर नज़र आजकल, मुदस्सर खोकर साहब, ये आजकल मेरा ख्याल उमर हॉस्पिटल के शायद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, ये हमारे SR थे, मैं इनके अंडर रजिस्ट्रार था इन सारों में। 20 डॉक्टर्स मेरे अंडर होते थे, और 3 शिफ्टों में वो तकरीबन 100 बेड का मेडिसिन वार्ड था, मुख्तलिफ कमरों में, वार्ड्स में 4 वार्ड्स थी, मुख्तलिफ डिवाइडेड था। ICU 15 बेड का था, और बाय चॉइस मैंने ICU शुरू कर दिया, कहाँ मैं डॉक्टरी नहीं करना चाहता। उसमें फिर लोग, पूरे अस्पताल का मैं फेवरेट भी था, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, सीनियर डॉक्टर्स, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड्स, किसी का कोई मरीज़ बीमार है, खुद बीमार है, वो मुझे दिखाना प्रेफर करते थे, कॉन्फिडेंस था उनका। इवन बाहर मेडिकल स्टोर था डिसेंट वाले, वो पूरी फैमिली मुझे ही आके दवाई लिखवा रहे थे। बड़े मियाँ साहब फौत हो गए, ये कई बार आके राउंड में अचानक मुझे लगा, वो जो हमारा ऑफिस होता है छोटा सा ICU का, वो नुस्खे रख के बोले, डॉक्टर मेरे नुस्खे नहीं, वज़ीर दे प्यू दे नुस्खे मैंने 10 दवाई कड़ी खानी, इस तरह ही बात करते थे। 1-2 बार मैंने उनके ऊपर ड्यूटी की थी, उन्होंने मतलब उन्हें पता नहीं क्या मेरे में नज़र आता। अस्पताल की एडमिन या सियासी जो भी होती है एडमिन, वो अपनी तरफ से मेरे से चालू थे कि ये मियाँ साहब ने पता नहीं की तल्लुकात में, हालांकि मेरे कोई तल्लुकात नहीं। मैं उन्हें बताता कि सर ये हार्ट की दवाइयाँ हैं, बाकी ये उन्होंने शायद आपको विटामिन शाइटामिन दिए हुए हैं। बीच में छेड़ भी जाता था, तो कहना सर है भी ताकत देने, एनी ताकत में करनी, ये मर्दाना ताकत मैंने क्यों देती, मैं क्या ही नहीं। मैं कहा अच्छा जी पता नहीं है, तो ये दवाइयाँ, वो इंग्लैंड के कुछ नुस्खे, कोई इधर के नुस्खे, उधर के नुस्खे, पता नहीं क्या होते थे। उन्होंने बस वो लिखवाना एक सादा कागज़ पे चले जाना, मुझे नहीं पता दवाई खाते थे नहीं खाते थे, क्या करते थे। एक आध बार उन पर ड्यूटी की, तो इनकी वालदा जो हैं, उन्हें कहते थे ये लोग आपा जी, मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब जो नवाज शरीफ साहब की बेगम है ना कुलसूम, वो बहुत हम्बल औरत थी और बहुत ही जेन्युइन, अल्लाह लोग, उनके वालिद भी अल्लाह लोग थे, मेरे ख्याल डॉक्टर हफीज़ नाम था शायद उनका, तो दरवेश आदमी। और ये बेटी भी, इसकी दुआ और मियाँ साहब की वालदा की दुआ, ये 2 बीवियों की दुआ है जो इन्हें इधर तक ले गई। अब वो नहीं है तो वो और कहानी है। बहरहाल, तो वो मुझे याद है कि मियाँ साहब को हार्ट अटैक हुआ था, बड़े मियाँ साहब, तो उन्होंने ना हॉस्पिटल आने पे तैयार, अमेरिका लेके जाना था, ये मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ये शायद जा नहीं सकते थे, क्या थे, अब्बास साहब एक इनके भाई होते थे, लोगों को कम को पता है, वो फौत हो गए हैं, बकरियाँ शक्रियाँ उन्होंने पाली हुई थी और तबलीगी जमात में थे। खैर, तो बड़ा अच्छा इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था। वैसे भी बड़े मियाँ साहब ने वाकई इत्तेफाक हॉस्पिटल, मतलब इत्तेफाक जो नाम था, तो ये 6-7 घर इकट्ठे हैं मॉल्टन में, अभी भी लोगों को पता है, आगे से शादियाँ भी आपस में ही और सारे। एनीवेज, तो वो इनके घर कई बार ड्यूटी लग जाती थी, मैं अवॉइड तो करता था, लेकिन बड़े मियाँ साहब के में चला जाता। तो वो उस रात भी उन्होंने कहा कि अच्छा उसको बुला लो, और मैं चला गया। मियाँ, ये कर्नल रफ़ीक साहब होते थे MS, तो मैं उनके बैठा रहा था, तो वो भी उस रात में याद है कि
आपा जी आई, उन्होंने दुपट्टे, मुझे ये याद है चाबियाँ बंदी होती थी दुपट्टे के साथ ही आप, तो वो आई और आके उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको कहें आपकी बात मानते हैं। ये मरियम नवाज़, इनकी एक और बहन भी है छोटी, और ये सब छोटे छोटे थे, ये उधर ही खेल रहे थे लूडो। फिर मियाँ सारे दबा मारिया चले जाओ तू ये वो ये तो मैं इन्हीं कमरे में बैठा हुआ था, तो आपा जी आके मुझे कहती हैं कि ना अभी फजर के वक्त ना इन्होंने अंदर जाके वॉशरूम में तो एक कुंडी ला लेंदे जे, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ था, मॉनिटर लगा हुआ था, मैं जाग रहा, तो मेरा उन्हें पता था कि ये सोता नहीं है, ये अपनी ड्यूटी करता। तो कहने इन्होंने कुंडी ला लेनी है तो स्टील की बाल्टी चुक के नहाते जे, तो इन्होंने कहो है कुंडी ना लान, कोई होर ही ना काम चन्न चढ़े। दूसरा जो है ना वो बाल्टी ना चुकन, शावर नहीं नाले, मुझे अभी तक याद है। तो अगर मैं गलत हूँ, इन सबको पता होगा इनके घर में क्या सारा। तो मैं, मुझे भी याद है कि मेरा ख्याल एक बीवी का अपने खामन के साथ, और वो मियाँ साहब का जो मतलब वो बिल्कुल टिपिकल पुराने बुजुर्ग जैसे बड़े होते हैं घर के, या वालिद या वो थे, और अम्मा जी का भी अपना स्टाइल था। तो वो मैंने मियाँ साहब वो सुन रहे, उन्होंने सुन लिया बजा। तो मैंने कहा मियाँ साहब नहीं, वो गलत नहीं कह रही, तो तुसी कुंडी तो ना लाओ, मेरे तो ना मुद्दा पै जाए, तो बाल्टी शाल्टी ना चुको, शावर ना लो, ये जो भी है। मुझे उनका फ़िक्रा याद है, मुझे कहते हैं डॉक्टर मेरी गल सुन, मैं सारी ज़िंदगी अपने पैरों में फिर, ठीक है, एक दिन जाना ही है, तो कुंडी लाए बगैर मैं नहा नहीं सकता, ठीक। और जे मैं बाल्टी भी नहीं चुक सकता, यहो जी मजूरी मैं इन्हां ते पै जा। तो मैं इंज ही कर रहा, मैं भी चुप कर गया, अम्मा जी भी चुप करके निकल गई, उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। सुबह एयरपोर्ट तक मुझे कहते मुझे तुम ही छोड़ दो, मॉर्निंग शिफ्ट 9-10 बजे ज़रा फ्लाइट थी, तो मुझे याद है मैं वहाँ तक छोड़ने गया। शहरयार साहब भी आए हुए थे, तूसी साहब एक डॉक्टर होते थे हार्ट के, तूसी, वो इंग्लैंड से आए हुए थे लेने, वो थे, मौसम बेग मिर्ज़ा साहब थे, तो एम्बुलेंस में मैं इनके साथ। खैर ये तो अलग कहानी है। सो मेरे पे ट्रस्ट, मेरे सीनियर भी, प्रोफेसर भी हो गए थे। तो मैं एक ऐसा डॉक्टर था, जब नर्सेज ने या अमले ने मशहूर किया होता था कि सर की ड्यूटी वैसे हैवी जाती है, हैवी फुटेड में मशहूर था कि बहुत बिजी ड्यूटी जाती है, लेकिन नर्सेज गुस्सा खाती थी कि ना सोता है, ना सोने देता है, ना मरीज़ों को सोने देता है, जगाई रखता है सारी रात। मेरा ये असूल था कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर सो जाए ना, तो सिक्योरिटी गार्ड से ले के मैं कहता हूँ स्वीपर भी सो जाता है। अगर डॉक्टर जागता रहे ना आईसीयू में, आईसीयू के लिए, तो फिर सारों को जागना पड़ता है। तो मेरे बारे में मशहूर था कि इसकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इतना फने खां बंदा हो, उसके प्रोफेसर, उसके सीनियर्स कह रहे हो कि यार मेरे अब्बू के ऊपर तुम नाइट ड्यूटी कर लो, मेरी अम्मी के ऊपर तुम बैठो तो मैं घर से हूँ, या मेरी बेटी की शादी है और अम्मी बीमार हो गई, अगर तुम बैठ जाओ, हमारे अब फंक्शन है घर का, तुम इधर बैठ जाओ। मैं ये काम एक्स्ट्रा करता रहता था और इसमें बड़ा खुश था। मेरे सीनियर्स की मैं हेल्प कर रहा हूँ या मेरे पे वो ट्रस्ट करते हैं। फैसल मसूद साहब हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करते थे, इंडोर प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो अगर कभी किसी को दाखिल कारी बैठते या भेजते थे तो बाई नेम मुझे फ़ोन करते थे, और फिर वो उन्होंने मेरे से फीडबैक लेना बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। हालांकि वो केई के प्रोफेसर थे और मैं सर्विसेज का था, लेकिन उनको पेशेंट 2-4 दिखाए, कुछ डिस्कशंस की, पता नहीं उन्हें क्या मेरे में पसंद था या नहीं पसंद था। तो इस तरह की जब माहौल होता है तो उसमें आपका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा होता है। अब ऐसे बंदे को अचानक सुई प्रिक हो और 6 महीने के अंदर सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और आपका इल्म आपको कह रहा हो कि अब मर जा या मरना ही है, तो वो एक खौफ, डिप्रेशन, वो अपना ही इल्म आपको तंग कर रहा होता है। आम पेंडू बंदे को तो पता नहीं उन्हें सुई लगी, उन्होंने की हो गया, बल्कि उन्होंने तुसी कहो 384 ने कहना कि चल मैनू घेरना, तू मैनू ट्रिपल आनी होनी है, मैं चंगा भला हट्टा किट्टा वेखी जाएगी, उसको क्या पता है क्या है। मेरा इल्म मेरे लिए अज़ाब था। अब वो जो दुआ मैं 8-10 साल से मांगता था, 92 से मांगता था, वो तो एवं ही अब रूटीन बन गई हुई थी अपनी डॉक्टरी फने खानी में। हम ये था कि बस गल्लां ही शायद बढ़िया ने, केड़ी शिफार शायद ही, और कितने यार मरीज तो मर ही जाते थे सामने। वो 2 साल अगले जैसे भी गुजरे, 15-20 किलो वज़न भी कम हुआ, घर में किसी को नहीं बताया, दुनिया के 4-5 बंदे अल्लाह के करना है ऐसा, सिर्फ एक बंदी उनमें ज़िंदा है, स्टाफ साइमा यूसुफ अगर कहीं सुन रही हैं, तो क्रिश्चियन थी और बहुत अच्छी स्टाफ थी वो, ये दोनों आईसीयू की हमारी बेस्ट स्टाफ थी। शाजिया इकराम, शाजिया को बाद में ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो अल्लाह के पास चली गई। वैसे यूनुस शेख साहब की हार्ट सर्जरी हुई बाद में, खैर वैसे फौत हो गए। मौज़म बेग साहब जिंदा है,
वो उन्हें इतना मैंने बताया कि सर प्रिक हो गया, उन्हें कहा उनसे 24 घंटे हो गए ने, वो टीका एक भी वैक्सीन का लगता था, वो भी बड़ा महंगा, और अस्पताल साहब के ऊपर मुशर्रफ साहब नाज़िल हो गए हुए थे, तो वो तो तनख्वाह पता नहीं कहाँ से पूरी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार उन टीका कितों आएगा, तेरे 24 घंटे अल्लाह मालिक है। MS साहब पहले ही कहते थे कि ये तो खराती अस्पताल है, आप लोगों को तनख्वाह ही नहीं देनी चाहिए। कर्नल साहब थे, रफ़ीक साहब, तो इस तरह के हालात थे उस वक़्त। बाकी फैमिली सारी इनकी जनता चले गई थी। जब एज शफी साहब उसे रन कर रहे थे, जैसे भी हॉस्पिटल चल रहा, वो मुझे याद है कि मैं भी अल्लाह तो अक्ल ही चल रहा था, ढूंढता था, ट्राई करता था, होम्योपैथ, हकीम, ये मैंने सारे उस वक़्त खंगाले, और फिर पीर साहिबान अल्लाह वाले, तावीज़ और ये वो, पता नहीं क्यों, लेकिन एक मेरे ज़हन में ये ज़रूर था कि मेरे अल्लाह ने शिफा देनी जब भी देनी है, और किसी भी चीज़ के पीछे, या मैं उस तरह नहीं सोचा कि मैं मर जाऊँ, खुदकुशी करूँ। हाँ, मैं घर वालों को अवॉइड करता था, 3 हॉस्पिटल में नौकरी करता था, जाता ही नहीं था, बस 4 रातें मेरी घर होती थी, और बस वो वक्त गुजर गया। जब ये डॉक्टर मेमूना मुझे मिली हॉस्पिटल में ही, और वो एक पेशेंट को उन्होंने दुआ कराई मेरे सामने, फिर वो कहानी शुरू हुई, बाबा जी से मिला, आपने सुनी होगी वो सारी कहानी। बाबा जी ने 2 दिसंबर थी 2002 की, जब पहली बार मैं आमने सामने उनके भाटी वाले घर में बैठा था, तो उन्होंने उठते हुए मुझे कहा कि ये जो तू 10 साल से दुआ मांगता था, 92 से 2002, ये उसका जवाब है। तो मैं ठिठक के उन्हें देखा कि इन्हें कैसे पता है मेरी दुआ का, क्योंकि प्रिक हुए तो 2 साल हुए थे। तो वो जो दुआ मैं मांगता था वो मेरी एक रूटीन थी, जिस तरह या अल्लाह सब माफ़ कर दे, या अल्लाह सब करम कर दे, या अल्लाह तमाम नबियाँ थे, वलियाँ थे, कलियाँ थे, जो सारे ही हम लोग करते हैं, मेरे वड्डियाँ थे, मोमिनात थे, मोमिन थे, या अल्लाह, जो दुआ हमने बचपन से सीखी होती है। तो उसी तरह उसमें एक दुआ ये भी शामिल हो गई थी, या अल्लाह तू हर मर्जी शफा नाज़िल की, या अल्लाह मिंदा से मुफ्त बना, इस तरह की तो दुआ होती थी, वो रूटीन बन गई हुई थी, लेकिन थी वो शामिल। तो वो उन्होंने कहा, तो मैं ठिठका ज़रूर, लेकिन मुझे पहले पता कि ये बड़े तेज़ लोग होते हैं, बाबे जो होते हैं, और ये एवं ही बंदे नूं पैरों कट देंगे। तो मैं कहा ठीक है, हमने तुक्का मारा, इन्हें क्या पता कौन सी 10 साल की दुआ है ये वो। लेकिन उन्होंने कार्ड ये था ना, इसको पकड़ा के मुझे कहते हैं कि ये उसका जवाब है, और काका कुरान शिफा है। मैं कहा जी, वो शिफा मिन जाने बल्ला है। मैं कहा ऑब्वियसली ये तो मुझे पता ही है, हमने खुद नुस्खे पे लिखा होता है, शिफा मिन जाने बल्ला, फीस मैनू दियो, तो शिफा अल्लाह दी, नहीं तो मर गया तो अल्लाह दी मर्जी, बच गया तो साड़ी दवाई। वो उसमें उन्होंने दोबारा घुमाया कि कुरान मिन जाने बल्ला है। मैं पहले समझा गलत बोल गया, मैं कहा जी शिफा मिन जाने अल्लाह है, मतलब हाँ कुरान मिन जाने, शिफा मिन जाने बल्ला, कुरान मिन जाने बल्ला है। तो एकदम मैं ठिठका कि ये वो शिफा है जो 10 साल से कह रहे दुआ मांगो, मतलब अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। मैं उनको मिलने से 4-6 माह पहले से ये सूरह रहमान बताना शुरू हो गया हुआ था ICU में, पेशेंट्स पे अजीबोगरीब रिजल्ट्स आए भी थे। तो मैं यही कहता ठीक है यार, अच्छी बात है, अगर आ गए, अल्लाह का कलाम है, मतलब इस तरह नहीं पता था उनके बारे में भी, फिर इस तरह वो कह रहे हैं क्या है। उसमें उन्होंने जब मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक आध मीटिंग में ये कह दिया कि होते क्यों हैं लोग बीमार। मैं कहा जी मुख्तलिफ वजूहात ने, फ़लाना जरासीम होता है, एक्सीडेंट होता है, जहर पीते हैं, शराब पीते हैं, फ़लाना पीते हैं, डॉक्टरों से गलती हो जाती है, ये है वो है। उन्होंने कह दिया नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। अब मेरी फिर डॉक्टरी को चैलेंज था ये। तो वो जो इल्म मैंने पढ़ा था वो भी अल्लाह की दिया हुआ इल्म था, इंसानों के तक जो भी जितना भी आया तो वो भी अल्लाह का करम था। लेकिन अब उस करम को गवा के ये एक नया करम, अल्लाह करीम है, अल्लाह तो करीम है काका बाबा, अल्लाह ने तुम्हें बीमार करके क्या करना है। मैं कहा ये भी गल बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसी क्यों बीमार होने। वो इस तरह ब्रेक करते थे, सोचने में मजबूर करते थे। मैंने कहा बाबा असल में रूह जब गैर अल्लाह में मशगूल हो जाती है, रूह जब अपने खालिक मालिक को भूल जाती है, वो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो वो न्यूक्लियस के गिर्द से वो अगर सियारा छोड़ दे तो वो खलाओं में चला जाता है, खलाओं में अंधेरा है, मुर्दा हो जाता है, ठंड ही ठंड है। तो मैं कहूँ बाबा साइंसदान भी की मैनू लगा तो बात तो ठीक है, लेकिन ऑर्बिट से अगर वो निकल जाए, दायरे के छोड़ दे तो अच्छा है। मैंने दायरे नुक्ते च गल मुकदी है, घर बैठे हम सोच रहे थे नुक्ते च की गल मुकदी है, उधर जाके वो वही बात कर देते थे। कहना अच्छा ये गोल दायरे का सफ़र है, मतलब वो उत्थे कोलू के बैल की तरह घूमी जाओ। मेरी तो उल्टी सीधी बातें होती थी। उसमें वो ये बात कभी कर रहे थे डॉक्टरी की। जैसे एक दिन मैंने कहा बाबा जी वो यंग लड़का है, उसको हार्ट अटैक हो गया, 25 साल का लड़का है, दुबई से आया है, तो
कोई उसको शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं। मैंने से सूरह रहमान सुनने को कहा तो उसकी तो हार्ट बीट तेज़ हो गई है। कहते काका बाबा वो तस्बीह बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, तीसरा कलमा, तो उसको ना मना करो। मैं क्या जी अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या बात हुई? तो कहते उसको सूरह रहमान बंद कर दे। तो उसको कहा कि वो शाजिया मंजूर की आवाज़ में माई, अब ये नई चीज़ थी, 3 माह गुजर चुके थे। मैं की गल हुई है ना, होली होली है, देखिया है सूरह रहमान तू परे करके, पहले सारा कुरान एक साइड पे किया, सिर्फ सूरह रहमान, अब सूरह रहमान भी साइड पे, अब शाजिया मंजूर है, बाबा हीरा मंडी ले जाएगा। चुप में मुझे कहते तुम उससे पूछना ना वो क्या पढ़ता रहता है, वो अल्लाह के कोई नाम पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा होगा तीसरा कलमा ये वो बहुत ज़्यादा, तो उसे कहो उसे कम करे। और वो पढ़ भी किसी दुनियावी ख्वाहिश के लिए लगा हुआ है, वो कल्ब सख्त हो जाता है ना, तो वो धमाल में चले गई हो, क्या कॉर्नरीज कहते हो तुम लोग, वो दिल की शरियानें भी धमाल में चले जाती हैं, तुम लोग कहते हो हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया। अच्छा उसकी वाकई खुदा हुआ है, उसकी एंजियोग्राफी बाद में हुई, उसमें ने कहा इसमें तो ब्लॉक ही कोई नहीं है, उसको कहता स्टेंट भी नहीं आई थी। तो स्टेंट्स थी लेकिन पाकिस्तान में यानी इत्तेफाक में भी हमारे वो कैथ लैब उसमें नहीं शुरू हुई थी। तो मुझे याद है कि वो उसकी एंजियो नॉर्मल आई, हम भी बड़े बाद में हैरान हुए। तो मुझे कहते वो धमाल में चले गई होगी, तुम लोगों ने हार्ट अटैक बनाया, वो बाज नहीं आ रहा होगा और तेज़ कर रहा होगा। तो अब वो सूरह रहमान लगाते हो ना, ओवरडोज हुआ, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी थी। तो उस वक्त अब ये हज़म करना मुश्किल था कि पहले सूरह रहमान सुना रहे, उनके अंदर ओवरडोज हो गया, हौली हौली चक्कर दे रहा बाबा कोई यहूदी जैंटी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता साढ़े मुसलमानों के फटाफट हर बंदा जो साडा भला मानस कोई भला करना चाहिए, या यहूदी जैंट है या उन्होंने कादियानी कह के मार दो, या उन्होंने वैसे ही वो की मुनकरे हदीस बना दो। तो अजकल तालिबान भी बना देने खार जी पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए। तो मैं चुप, मुझे कहते तुम मरीज़ों से पूछा करो। वहाँ से ये सफ़र शुरू हो गया मेरा। मुझे उन्होंने इशारे बताए, जैसे अलामात कहीं कि मेरे तजर्बे में आया है कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कम होता है, कल्ब सख्त हो जाता है, उल्टा अपने खूनी अजीज रिश्तेदार, अल्लाह कह रहा है सिला रहमी करो, ये कता रहमी कर रहे होते हैं। जो 4 तस्बीहां पढ़ जाता है उसको सारा घर ही काफिर नजर आना शुरू हो जाता है। भाभियाँ हैं तो वो जादू कर रही हैं, नंदे हैं तो वो दुश्मन हैं, चुड़ैले हैं। तो वो जो एक आध रिश्तेदार होता है उससे भी वो ऊपर से आमल हज़रात कहते हैं, पीरान भी कह देते हैं, ऐन से नाम है, जीम से नाम है, वो कोई तो निकल ही आता है, वो खुद बाकी के अंदाजे खुद लगा लेते हैं। ठीक है, वो काका बाबा खुद कीता कराया में फंसे होते हैं, कहते देखिया सही शमशाद कहती भी, कहते उन्हें तो मीम ना उन्हें कहा शमशाद च मीम आंदा तो पिया, कहते वो खुद बाकी डाल लेते हैं। तो कहते काका बाबा वो आपस की नफरत सत्यानाश मार देती है, उधर भी हजरत इंसान है, उधर भी हजरत इंसान है। मैं हूँ सुनी जा रहे हैं यार की कहानियाँ ने। तो तू इनको पूछा करना, ये जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बैठे बैठे रोना आ जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो लगता है मौत पड़ी हुई है, कहीं 100 मील भाग के आए हैं, तो ये कंधे खिंचे रहते हैं, मैं थकावट होती है, नींद भी, सो के भी उठो तो लगता है अभी बहुत थके हुए हैं, या नींद में भी डर डर के उठते हैं, नमाज में डर जाते हैं, फिर खून के छिट्टे पड़ने शुरू होते हैं। अब ये तो पक्का जादू था, मैं तो इसको जादू ही समझता था। जिस्म पे नाखूनों के निशान होते हैं, फिर खुद को काटना शुरू कर देते हैं, कपड़े फट जाते हैं, अलमारी में टंगे फट जाते हैं, हांडी चढ़ जाती है, हड्डियाँ निकल आती हैं, खोपड़ी निकल आती। हमने तो यही सुना हुआ था, लोग सुनाते भी थे कई बार, वो जी साड़ी मरीज़ बेचारे ने दाखिल होना, हमने हिस्ट्री पूछनी क्या हुआ, कुछ नहीं जी साड़ी किस्मत पैड़ी कि नूह लै सा एने तवीज़ निकले तकिए चो नीचे इन्होंने तो फालज होया है, अज निकले ने थली नहीं निकले 2 महीने पहले सन, लेकिन फालज अज हो गया। बाबे होरां दे फालज कराता है, नूह ने मुंडा लैके निकल गई है। तो वो इस तरह की बातें हमने भी सुनी हुई थी, वो जी हांडी निकल आई, पता नहीं चढ़ गई। कई बार लोग इस चीज़ देते थे, हम भी यही समझते थे कि होती होगी, वाह आती थी, इससे कुछ होता है या नहीं होता, करते तो हैं लोग। अब बाबा जी नई कहानी सुना रहे थे, पंखा खुद ही चल जाता है, शीशा टूट जाता है, तो ये उसको कहते रहते हैं जिन भूत जादू अमलियात है। वाइब्रेशन होती है कि बेटा बाबा इंसानी जिस्म से वो ऐसी वेव्स निकलती हैं, अल्लाह का कलाम है, तो वो रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपस में भी एक दूसरे से नफरत शुरू हो जाती है। जो दो चार तस्बीहां पढ़ लेते हैं वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ठीक है, दो नहीं हाजने कहती है जादू कर दी मसले, तो कहते हैं जादू कर दी मसले थे, तो वो आपस में इनके रिपेल कर रहे होते हैं, पॉजिटिव। ये बातें उनकी सुनता रहा, लोगों से फिर पूछता था, हिस्ट्री डिटेल्स लेने की वैसे ही आदत थी। तो ये मुशाहिदे से मैं आप लोगों से सारी बात करता हूँ, और मुझे कोई पता नहीं, मुझे जो गाइड किया बस बता दिया आगे। तो आप अपना तारुफ दें।